हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, कम्युनिटी बॉक्स नंबर है 17 और इसमें भी डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे अपने कम्युनिटी टैब में, उनके सही उत्तर क्या हैं। तो देखिए, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं रहता कि कम्युनिटी बॉक्स वाली टेस्ट सीरीज है क्या। देखिए, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसमें कम्युनिटी टैब दिया गया है जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पोल का माध्यम से वहाँ पे आंसर किए जाते हैं और फाइनली पूरे हफ्ते को लेकर या 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में हम सभी क्वेश्चनों को एकत्रित करके उनका सही उत्तर इस वीडियो में बताते हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और साथ ही पूछे गए प्रश्नों से संबंधित अन्य तथ्य आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं बोलता हूं हमेशा कि हमारे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज चलती है, हिंदी की, उत्तराखंड जीके की, कंप्यूटर की, सामान्य अध्ययन की और ये कम्युनिटी बॉक्स वाली, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा वरियस टॉपिक जो आते हैं वो आप देखें, आपकी मर्जी। और नहीं भी देखना तो लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ों को तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका 101% बेनिफिट आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखेंगे कम्युनिटी बॉक्स 17 में लास्ट हफ्ते में हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे अभी तक। लास्ट हफ्ते तो क्या बोलूँ, इस बार थोड़ा डिले हो गया, 2-3 हफ्ते से लेकर जो अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सही उत्तर क्या थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, देखिए, महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा, इस पर एक पुस्तक लिखी थी देवेंद्र उपाध्याय ने। मात्र 12% लोगों ने सही उत्तर दिया दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर था देवेंद्र उपाध्याय, ऑप्शन बी। आप सभी को पता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी 1929 में। इन्होंने कौसानी में भी प्रवास किया था और इन्हीं के जहाँ पे इन्होंने प्रवास किया था, वर्तमान उस आश्रम को हम अनासक्ति आश्रम के नाम से जानते हैं, जिसको स्थापित किया था सरला बहन ने। और महात्मा गांधी जी की जो कुमाऊं यात्रा रही थी दोस्तों, इसी दौरान इन्होंने कौसानी को स्विट्ज़रलैंड से भी संबोधित किया था। ठीक है। तो देवेंद्र उपाध्याय ने इसी पर महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा टाइटल से पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन था इसमें, देखिए, कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम में पहली रेल कब पहुंची थी। तो ये तो सभी को पता है कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम में रेल आई थी। ठीक है। लेकिन कब पहुंची थी, ये महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1884, यानी कि 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में पहली रेल पहुंचती है। ठीक है। अभी देखिए, मैंने एक दिन कम्युनिटी बॉक्स में आपसे एक अखबार की कटिंग भी शेयर की थी, जहाँ पे दिया गया था कि जो पहली रेल हमारी पहुंची थी कहाँ पर, टनकपुर में, मालगाड़ी। ठीक है। यहाँ पे काठगोदाम की बात हो रही है, लेकिन टनकपुर की अगर हम बात करते हैं, टनकपुर ये चंपावत जनपद में है टनकपुर, और टनकपुर में पहली मालगाड़ी पहुंची थी 1910 में। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। ये न्यूज़पेपर में आया था रिसेंटली, इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है वो ज़रूर होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट में जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। अन्यथा आपको देखिए, बहुत से फैक्ट ऐसे होते हैं जो आते आते रह जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों का या 5 नंबर का लॉस कर रहे हैं अपने किसी भी एग्जाम में, मान के चलिए आप। अगला क्वेश्चन था, देखिए, महिलाओं को कमज़ोर कहना उनका अपमान है और यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है। यह किसका कथन है। तो ये कथन दिया था दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला है, देखिए, इसमें पत्र के सार को बताते हुए उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी आपका जो स्टेनो का पेपर हुआ था 15, 16, 17 मार्च को, वहाँ पर पत्रकारिता और जनसंचार, इसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक है हमारा हिंदी सिलेबस का, हिंदी कंप्यूटिंग फ़ॉन्ट पेज लेआउट। ठीक है। और इसके अलावा पत्र लेखन, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बने थे। और कवि वाला जो साहित्य वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन हुए थे। हिंदी व्याकरण से बहुत कम क्वेश्चन ऐड किए थे एग्जामिनर ने उसमें। क्वेश्चन मेनली बने थे आपके हिंदी साहित्य गद्य पद्य खंड में जो सिलेबस में कवि दिए गए हैं, दूसरा आपका पत्रकारिता और जनसंचार से, और तीसरा आपका पत्र लेखन और जो हिंदी कंप्यूटिंग यानी कि फ़ॉन्ट पेज लेआउट क्या होता है वहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आपको हमारी हिंदी की ई बुक तो लेनी लेनी है। ई बुक बहुत नाम मात्र प्राइस की है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, गद्य खंड, पद्य खंड, मेन की पॉइंट वहाँ पे दिए गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको पत्र लेखन, उसके साथ साथ हमारा पत्र लेखन के साथ साथ जो पत्रकारिता और जनसंचार है, और साथ ही लास्ट टॉपिक है हिंदी कंप्यूटिंग एंड फ़ॉन्ट पेज लेआउट वाला, वो देखना चाहते तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन के स्टोर पे हिंदी का कंप्लीट कोर्स है आपका, यूके ट्रिपल एस सिलेबस के
अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए उसको, और नहीं भी लेना तो ऐसे ही जो टेस्ट सीरीज और जितने भी हमारे हिंदी के टेस्ट सीरीज जो आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन कवर हो ही रहे हैं। चॉइस आपकी है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। तो पत्र का जो सार होता है, यानी कि पत्र का जो अर्थ है उसको बताते हुए अपने निर्णय के लिए सुझाव देना, उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना। यानी कि कोई पत्र मेरे पास आया, ठीक है, और उसके सार को मैंने बताया, ठीक है, आपका ये पत्र मेरे को प्राप्त हुआ और ये हम निर्णय इसमें ले रहे हैं और ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, और जो हमारा जो सजेशन जाएगा, इस प्रकार के सजेशन को ही कहा जाता है कार्यालय टिप्पणी। और टिप्पणी से क्वेश्चन बनता ही है, यूके ट्रिपल एस के सिलेबस में दिया गया है, तो कार्यालय टिप्पणी इसका सही उत्तर होगा। बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया इसका। उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति कब लागू की गई? देखिए ये करंट का ही क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही किया था ये उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति, ये 2020 में लागू हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 2020, ठीक है। फरवरी 2020 के आसपास गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था नीति, पॉलिसी। कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कपिल का पेड़। तो कपिल का पेड़ जो कहानी है दोस्तों, ये लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी सिलेबस में भी हैं आपके उत्तराखंड ग्रुप सी के, ठीक है। तो सिलेबस में जितने भी कवि साहित्यकार हैं उनको तो आपने उनके जुड़े की पॉइंट को तो याद रखना ही होगा। राजेश जोशी जी की हम बात करते हैं तो राजेश जोशी जी के जो अन्य हमारे काव्य संग्रह हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये इनके काव्य संग्रह हैं राजेश जोशी जी के। इसके अलावा जो कपिल का पेड़ है, इनकी एक अच्छी खासी कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह किस व्यक्ति को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह, तो देखिए हमारे एक शोध ग्रंथ आया था, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इसके रचनाकार हैं गोविंद चातक जी, ऑप्शन सी। और गोविंद चातक जी को ही उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उत्तराखंड के लोक साहित्य पर ही, या उत्तराखंड के लोक साहित्य के जनक इनको कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो लोक साहित्य का मतलब होता है जो आसपास की चीज़ें हैं उन पे बेस्ड जो इन्होंने रचनाएं की हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए इनकी कहानी अगर मैं बात करूँ, एक तो मैंने रचना बता दी गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा लड़की और पेड़ इनकी एक कहानी है। इसके अलावा बात करें नाटक भी लिखे इन्होंने कुछ, काला मुँह, केकड़े, दूर का आकाश इनका नाटक है। और काव्य संग्रह की बात करते हैं, दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनके, यार एक है गीत बासंती और दूसरा है फूल पाती, ठीक है। महत्वपूर्ण है, फूल पाती महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। फूल पाती और गीत बासंती किसके काव्य संग्रह? तो गोविंद चातक। और ज़्यादातर रचनाएं क्या है, हमारे उत्तराखंड के जो समाज है, जो लोकल एरिया होता है, जो हमारी चीज़ें होती हैं, संस्कृति होती है, इनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको उत्तराखंड के लोक साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और भीष्म पितामह भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड में पहली एचडीआई रिपोर्ट आई थी, ठीक है। प्रथम मानव विकास सूचकांक जारी किया उत्तराखंड राज्य ने 19 में। तो 19 में जब ये सूचकांक आया था तो उसमें सभी कैलकुलेशन हुआ था कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा मतलब एवरेज एज कितनी होती है, ठीक है। इसमें सबसे टॉप में रहा था पिथौरागढ़ जनपद। तो एचडीआई जो उत्तराखंड की पहली हुई उसमें सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जनपद था पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। एग्जैक्ट तो नंबर पता नहीं मेरे को, 72.8 आई थिंक इसमें ये हमारी जीवन प्रत्याशा थी। यानी कि एवरेज यहाँ पे जो एज है इंसान की वो 72.8 वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए और कैपिटा की बात करते हैं ना, जीवन यहाँ पे पर कैपिटा, तो उत्तराखंड का जो पर कैपिटा जो एचडीआई रिपोर्ट आई थी, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई थी उत्तराखंड की प्रथम, उसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद था देहरादून, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। पर कैपिटा इनकम सर्वाधिक किसकी थी? देहरादून जनपद की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? बहुत बार पूछी गई है रचना और बहुत महत्वपूर्ण है, और ये रचना है हमारे कवि मंगलेश डबराल जी की, ठीक है। मंगलेश डबराल जी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 16 मई 1948 को, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? काफल पानी टिहरी में, 1948 टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। और लास्ट ईयर हमने इनको खो दिया है, 2020 में इनकी मृत्यु हो गई, 9 दिसंबर 2020 में दिल्ली में निधन हो गया इनका।
बात करें मंगलेश डबराल की, पहाड़ पर लालटेन के अलावा इनके कुछ और महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जिनको आपने याद रखना ही होगा, जिसमें है अगला घर का रास्ता। इसके अलावा देखा हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, और अगला है नए युग में शत्रु, और इसके अलावा ये पहाड़ पर लालटेन। ये 5 इनकी काव्य रचनाओं को तो आपने रट देना है, क्योंकि कोई भी रचना पूछी जा सकती है, सभी महत्वपूर्ण है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नंबर 3 हम जो देखते हैं, नंबर 4 आवाज़ भी एक जगह है, और नंबर 5 नए युग में शत्रु। ठीक है, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा देखिए इनके 2 महत्वपूर्ण गद्य संग्रह भी हैं। अब वो गद्य संग्रह कौन से हैं? पहला तो है देखिए लेखक की रोटी, ठीक है, लेखक की रोटी। और दूसरा है देखिए दोस्तों कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन। ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। और इनको दोस्तों 2000 में, सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। मैं बता चुका हूँ, इनका जो टॉपिक दिया है मैंने, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, यूट्यूब पर भी एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, उनसे आप कवर कर सकते हैं। ई बुक लेना चाहे आपकी मर्जी है। सन 2000 में इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बस इतने ही क्वेश्चन हैं। तो लास्ट हमने इतने क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद जो नए क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में आएंगे, और उसके बाद जल्दी ही उस पर भी वीडियो बनेगी आगे। ठीक है, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ते रहेगा दोस्तों, मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमेशा पॉजिटिव रहें। एग्ज़ाम देखिए डेट पोस्टपोन्ड हुई है, अभी मई में एग्ज़ाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढीले पड़ जाएं। अगर देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन का नाम है निरंतर चलना। चुनौतियाँ मिलती रहेंगी, लोग मिलते रहेंगे, आलोचना होती रहेगी, और इसके साथ साथ जो सफलता का रास्ता है वो और प्रशस्त होते रहेगा। आलोचना नहीं होगी तो इसका मतलब आप शून्य हो रहे हैं, आप खो रहे हैं, आप भटक रहे हैं अपने लक्ष्य से। हमेशा आलोचनाओं को सहें, अपने आप को कठोर बनाएं। मैंने हमेशा बोला अपने प्रति हमेशा कठोर रहें, दूसरों के प्रति दयालु रहें, यही सफलता का रहस्य है। और स्वयं को जीतना बहुत आवश्यक है, अपने अंदर धैर्य को धारण रखना आवश्यक है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में सफलता पाने से हमेशा चूक जाएंगे। ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ दोस्तों, और इसको मैंने अनुभव भी किया है, अपना जितना भी निजी अनुभव है। इसी के आधार पे इतनी बातें यहाँ पे होती हैं दोस्तों। हो सकता है आपको ये बातें कभी कभी बोर करती होंगी, लेकिन सफलता कोई एक रात में नहीं मिलती। सफलता का जो सफ़र होता है बहुत लंबा होता है, और जीवन जो होता है हमेशा चुनौतियों से घिरा हुआ होता है। और जीवन में अगर चुनौतियाँ नहीं होंगी तो वो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा, बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा। तो इस ऐसा जीवन आपको चाहिए या चुनौतियों वाला जीवन आपको पसंद है, ये आप खुद से पूछें, खुद को खड़ा करें आईने के सामने और अपने से सवाल करें। आप सफलता के लिए कितना संघर्ष करेंगे, आप सफलता के लिए कितनी जी जान लगाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों, अपना ध्यान भी रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसी आशा के साथ मिलूंगा जल्दी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।